देखिए, कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता है। अगर आपको भी महान बनना है, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे अवसर मिलेगा तभी मैं काम करूँगा। आप अवसर की तलाश में निकलिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। देखिए, आज है 17 दिसंबर का दिन और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे वार्षिकांक के वीडियो की डिमांड कर रहे थे। हर साल मैं पीडीएफ तो बनाता हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बनाता था। लेकिन इस बार मैंने वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया है। तो आपको 3500 करेंट अफेयर की जो है टोटल कंप्लीट सीरीज का वीडियो मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, जहाँ पे लिखा होगा, प्लेलिस्ट का नाम है ईयरली करेंट अफेयर 2022। तो आप जो है उसको देखते रहिए। अब तक मैंने 9 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। बाकी के पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तब तक इनको देख के फटाफट रिवाइज कर डालिए। और देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि सूर्य किरण किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए, ये प्रश्न अनगिनत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, जो आपका सूर्य किरण है, ये भारत और नेपाल के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि एक बार भारत में तो फिर एक बार नेपाल में आयोजित होता है। तो इस बार इसका जो आयोजन है ये नेपाल में किया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम कई सारे पॉइंट्स पे फोकस डाल लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, भारत और नेपाल के बीच में भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में आयोजित किया गया था। और देखिए, इस अभ्यास में नेपाल के श्री भवानी बक्स बटालियन के जवान और भारतीय सेना के 5GR के जवान ने भाग लिया था। और देखिए, दोनों देशों की सेनाएं जो थीं, इन टुकड़ियों के माध्यम से अपने देशों में वर्षों से विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त अनुभवों को जो है साझा कर रही हैं। तो 16 से 29 दिसंबर तक नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में जो है सूर्य किरण 2022 का आयोजन किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। और इस साल 2022 में सूर्य किरण का 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और ये दूसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने भारत की इस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है। देखिए, ये परियोजना भारत सरकार की काफ़ी चर्चा में, काफ़ी विवादों में रहती है। इस परियोजना का नाम है नमामि गंगे, जिसका लक्ष्य था गंगा मैया को साफ करना। लेकिन अभी तक गंगा साफ नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इस योजना को बहुत ज़्यादा महत्व मिला है पूरी दुनिया में। देखिए, भारत के नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। देखिए, नमामि गंगे परियोजना के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने की और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। और देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा है कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया। तो देखिए, अभी हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? ये भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। देखिए, जो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इन्होंने भी हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। और जो आपका इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 है, तो देखिए, ये 3 दिवसीय समिट जो है ये 15 से 17 दिसंबर के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। और क्रम से देखा जाए तो जो ये 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट है, तो इसकी थीम रखी गई है एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। और इसका जो है अंग्रेजी में इस थीम को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। इसको नोट कर लीजिएगा कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 15 से 17 दिसंबर के मध्य में कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और देखिए, चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है। देखिए, अग्नि 5 के कई सारे वर्जन हैं और अभी हाल ही में एक नया वर्जन इसका लॉन्च किया गया है, जो इसका मारक क्षमता 5000 से 5500 किलोमीटर तक है। यानी कि आप इंडिया में बैठे बैठे अपना ये अग्नि 5 मिसाइल दागकर चीन का जो बीजिंग शहर है उसको उड़ा सकते हैं। तो देखिए, भारत ने लंबी दूरी की सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम अग्नि 5 है, इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया है। और देखिए, अग्नि 5 का परीक्षण अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में। देखिए, अग्नि 5 विभिन्न नई तकनीकों और
हाई एक्यूरेसी के साथ लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को हिट कर सकती है। तो अग्नि 5 का जो नया वर्जन लॉन्च किया गया है दिसंबर में, याद रखिएगा ये 5000 से 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो देखिए अभी हाल ही में स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देखिए जो आपका ये अवार्ड है ये GMR दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये अवार्ड उस एयरलाइंस को दिया जाता है जिसके सेफ्टी मानकों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो याद रखिएगा स्पाइस जेट को जो है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है। देखिए स्पाइस जेट जो है इसके संस्थापक हैं अजय सिंह और भूपेंद्र एस कंसाग्रा। और देखिए इसकी स्थापना 9 फरवरी 1984 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। और देखिए छठवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में डेनमार्क में किसने विपक्ष के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया। तो देखिए डेनमार्क में भी हाल ही में एक गठबंधन वाली सरकार बनी है जो कि काफ़ी चर्चा में है। और इस गठबंधन वाले सरकार की जो प्रधानमंत्री बनी है इनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। यहाँ पे इनकी फ़ोटो दिख रही है, यही है मेटे फ्रेडरिक्सन। देखिए सोशल डेमोक्रेटिक लीडर मेटे फ्रेडरिक्सन एक बार फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन गई हैं। देखिए डेनमार्क में जो है नवंबर महीने में जो चुनाव हुआ था इसमें जनरल इलेक्शन में संपन्न चुनाव में जो है बातचीत का दौर जारी था क्योंकि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। तो वहाँ पे क्या हुआ फिर एक सॉल्यूशन निकला। जो आपकी एक लिबरल पार्टी है तो लिबरल पार्टी के जो विपक्ष के लीडर थे उनको कहा गया कि भैया आपको हम उप प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप हमारे साथ आइए, सरकार बनाइए। और विपक्ष के लीडर जो है जिनका नाम था जैकब एलिमैन, ठीक है, जैकब एलिमैन जेनसन। तो ये उप प्रधानमंत्री चुने गए हैं किसके, डेनमार्क के। और देखिए डेनमार्क में जो एक और गठबंधन हुआ है मॉडरेट पार्टी के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है, तो उसके जो लीडर हैं लार्स लोके रासमुसेन, इनको जो है विदेश मंत्री बनाया गया है डेनमार्क का। तो डेनमार्क के बारे में देखिए तीन चीज़ें याद नोट कर लीजिए कि डेनमार्क की नई प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन बनी है। डेनमार्क के नए उप प्रधानमंत्री जैकब एलिमैन जेनसन बने हैं। और डेनमार्क के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं, लार्स लोके रासमुसेन। डेनमार्क की बात करें तो देखिए राजधानी इसकी है कोपेनहेगन। महाद्वीप यूरोप यानी कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है डेनमार्क। और इसकी आधिकारिक भाषा जो है डेनिश है। और सातवां प्रश्न की हाल ही में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। देखिए एयरबीएनबी जो है एक अमेरिकन कंपनी है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा लास्ट में। अभी बस इतना जानिए कि एयरबीएनबी का गोवा के साथ समझौता हुआ है, किस लिए, जो गोवा राज्य है वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। देखिए हाल ही में गोवा की विशाल सांस्कृतिक विविधता के सप्ताह भर तक चलने वाले उत्सव रीडिस्कवर गोवा के आधिकारिक लॉन्च के मौके पर इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। और इस साझेदारी का उद्देश्य उन अनूठे स्थलों की यात्रा को प्रोत्साहित करना है जो कि कम ज्ञात और राज्य में आर्थिक रूप से पुनर्योजित समुदाय के नेतृत्व वाले पर्यटन को सक्षम बनाते हैं। तो एयरबीएनबी और गोवा के बीच में समझौता हुआ है, याद रखिएगा। और देखिए एयरबीएनबी के जो सीईओ हैं इनका नाम है ब्रेन चेस्के। बाकी इसके संस्थापक का नाम एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैंने जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और एयरबीएनबी बस इतना याद रखिएगा, ये एक अमेरिकन वैकेशन रेंटल कंपनी है और इसकी स्थापना अगस्त 2008 में की गई थी। और आठवां प्रश्न की हाल ही में इस राज्य में महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो देखिए महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है। देखिए महाकवि सुब्रमण्यम भारतीय एक तमिल लेखक थे और एक कवि, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और बहुभाषाविद थे, यानी कि बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था। और देखिए कविता में इनकी उत्कृष्टता के लिए जो आपके महाकवि सुब्रमण्यम हैं इन्हें भारतीय शीर्षक जो है दिया गया था, यानी कि इनके नाम में भारतीय शब्द जोड़ दिया गया था। तो जो आपके सुब्रमण्यम भारती थे इन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष किया, बाल विवाह के खिलाफ जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया था। तो इस महान समाज सुधारक कवि, जो भी कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर, की जो है प्रतिमा लगाई गई है कहाँ पे, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय संस्था ने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कई सारे संस्थानों के साथ समझौता किया ताकि जो आयुर्वेद है ये भारत के साथ साथ अन्य देशों में फैले।
तो देखिए आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में हर्बल चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। देखिए हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने जो है विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए क्यूबा के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है और सहयोगी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए 5 और वर्षों के लिए रोजेनबर्ग यूरोपियन आयुर्वेद अकादमी जर्मनी के साथ भी समझौता किया है। देखिए इन समझौतों पर जो है अभी हाल ही में हस्ताक्षर 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के दौरान किया गया था। और जो आपका ये 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो है, देखिए इसका जो आयोजन है ये 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में किया गया था यार। और जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है तो देखिए इसका स्थापना दिवस है 17 अक्टूबर 2017 और नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है। और 10वां प्रश्न हमारा है कि फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत के किस तैराक ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए जो फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 है इसमें भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने जो है 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। देखिए भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित जो आपका फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 था उसमें महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। देखिए चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस में रेस जो है 1 मिनट 13.13 सेकेंड में पूरा किया था। और देखिए इसी के साथ ये दूसरे स्थान पर थी इस प्रतियोगिता में और इस प्रतियोगिता में लिथुआनिया की रूटा माइलू टीटे ठीक है रूटा माइलू टीटे ने 1 मिनट 3.81 सेकेंड में ओवरऑल हिट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था जो कि चाहत अरोड़ा से 9.32 सेकेंड तेज था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन से बाहर कर दिया गया, बताइए। देखिए कल का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल का, तो रिवीजन बहुत जरूरी है, उसको छोड़िएगा मत। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया, बताइए। तीसरा कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा, बताइए। चौथा कि हाल ही में भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू की है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और श्री अरबिंदो की 2022 में यानी कि इस साल दिसंबर महीने में 150वीं जयंती मनाई गई। और भारत ने जो है फिनलैंड के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हाल ही में हस्ताक्षर किया था। और देखिए हाल ही में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यूजीलैंड ने तंबाकू कानून को पारित किया पूरे देश में। और पीएम मोदी ने जो है 11 दिसंबर 2022 को गोवा राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।